एक बार पुनः सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम छायावाद के महत्वपूर्ण और प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत और उनकी काव्य भाषा पर चर्चा करेंगे। साथियों, हमने पूर्व में सुमित्रानंद पंत और उनकी प्रकृति, किस प्रकार पंत जी ने प्रकृति का वर्णन अपनी रचनाओं में किया, क्यों उन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, इस बारे में अध्ययन किया और हमने जाना कि यूं ही उन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि नहीं कहा जाता। इसके पीछे प्रकृति के प्रति उनका मोह, अपने क्षेत्र की सुरम्य छटा का जिस प्रकार उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया, वह उन्हें इस लायक बना देता है और इसलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। परंतु आज हम इस वीडियो में उनकी काव्य भाषा पर चर्चा करेंगे। साथियों, भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होते हैं। मनुष्य के मन में अनेक भाव उत्पन्न होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि वो मन ही मन दब कर रह जाते हैं। सही माध्यम नहीं मिलने के कारण अभिव्यक्त नहीं हो पाते। हमारे मनोमस्तिष्क में एक प्रश्न होता है कि जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अभिव्यक्त कैसे किया जाए। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा ही वह शक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्ति देता है, अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। हिंदी प्रदेश को जानने वाले समस्त प्राणी के लिए, समस्त व्यक्तियों के लिए, सॉरी प्राणी ना कहकर के व्यक्ति कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा, हिंदी में लिखी गई रचनाएं और उनमें निहित भाव आसानी से समझ आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरी भाषाओं को समझने वालों के लिए उन भावनाओं को समझना आसान हो जाता है। मित्रों, पंत जी एक कुशल शिल्पी थे। उन्होंने शब्दों का चयन बड़ी सावधानी से किया और शब्दों के चयन के साथ साथ उन्होंने कोमल कल्पनाओं का प्रयोग किया। बिना कल्पना के शब्द चयन में समस्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। इसलिए उन्होंने भाषा चयन, शब्द चयन और उसके साथ साथ कल्पना का समावेश कर दिया है। उनके काव्य का हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के उपरांत हमें एक बात नजर आती है, कल्पना की कोमलता। क्योंकि प्रकृति से जुड़े होने के कारण, प्रकृति के साथ साथ मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति देने के कारण निश्चित ही उनकी रचनाओं में कोमलता का समावेश आ गया है। सुमित्रानंद पंत की पल्लव की भूमिका में एक कविता है या एक शीर्षक है प्रवेश। उस शीर्षक के माध्यम से उन्होंने भाषा के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने किस प्रकार भाषा के संबंध में मित्रों अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा है, भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्द प्राय संगीत भेद के कारण एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कैसे स्वरूपों को प्रकट करते हैं? देखिए, जैसे भ्रू, तात्पर्य होता है भुएं, भ्रू से क्रोध की वक्रता प्रकट होती है। इसी प्रकार भ्रुकुटी, भ्रुकुटी से कटाक्ष की चंचलता, भौहों से स्वाभाविक प्रसन्नता
और रिचता का हृदय में अनुभव होता है। तीनों ही शब्दों का अर्थ एक है, लेकिन तीनों ही शब्दों से जिस प्रकार अलग अलग भावों की अभिव्यक्ति हो रही है। तो मित्रों, ये कहा जा सकता है कि भावों की अभिव्यक्ति के लिए उचित शब्दों का चयन आवश्यक होता है। भाषा में किस प्रकार उन्होंने छंद का प्रयोग किया है, किस प्रकार उनकी अलंकार योजना है, उसमें नाद सौंदर्य है, ये उन्होंने बड़ी नियोजित तरीके से, बड़ा प्रभावशाली तरीके से किया है। इसी कारण पंत जी की भाषा है वो प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बन जाती है। उनका जो पल्लव है, पल्लव की भूमिका के कारण छायावाद का मैनिफेस्टा बन जाता है। इसलिए पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टा कहा जाता है। पंत जी ने भाषा एवं भाव की एकता पर बल दिया। जब तक दोनों में तारतम्य नहीं होगा, दोनों में एकता स्थापित नहीं होगी, तब तक काव्य प्रभावशाली नहीं बन पाएगा। अपने भावों की अभिव्यक्ति सही तरीके से या सही प्रकार से नहीं हो पाएगी। अनुभूति को किस प्रकार प्रेषणीय बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किए और उन्होंने व्याकरण की जो श्रृंखला है उनको तोड़ा भी है। और ये जो व्याकरण की श्रृंखला तोड़ने का साहस किया है, इसके कारण, इसके फलस्वरूप ही उन्होंने अपनी भाषा में कोमलता का समावेश भी ला दिया है। पंत जी ने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में, उसे काव्य भाषा पर बिठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस विषय पर उन्होंने जोरदार वकालत की है। मित्रों, उन्होंने पल्लव की भूमिका में संकेत भी दिया है। पल्लव की भूमिका में क्या संकेत दिया, उन्होंने लिखा है, जिस प्रकार बड़ी चुबाने से पहले उड़द की पीठी को मथकर अलका तथा कोमल कर लेना पड़ता है, कविता के स्वरूप में भावों के साँचे में डालने से पूर्व भाषा को भी हृदय के ताप में गला करके कोमल, करुण, सरस और प्रांजल्य कर लेना पड़ता है। तो उन्होंने ये जो बात कही है, ये बात निश्चित रूप से ये सिद्ध करती है कि भाषा को भावों के अनुकूल बनाना पड़ता है और भाषा के भावों के अनुकूल बनाने के लिए अगर आवश्यकता है तो उसमें तोड़ मरोड़ भी कर लेनी चाहिए। इनकी भाषा का जब हम अध्ययन करते हैं, इनकी रचनाओं को, इनकी कविताओं को जब पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ विशेषताएं, कुछ गुण हमारे सामने आती हैं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, वो कौन कौन से गुण हो सकते हैं मित्रों? तो सामान्यतः हम इनकी भाषा में रागात्मकता को ले सकते हैं, लाक्षणिकता को ले सकते हैं, प्रतीकात्मकता को ले सकते हैं, ध्वन्यात्मकता को ले सकते हैं, बिंबात्मकता को ले सकते हैं, चित्रात्मकता को ले सकते हैं। अर्थवत्ता की दृष्टि से इन्होंने जो नए नए उपादानों का संधान किया है, वह भी इनकी भाषा का एक महत्वपूर्ण गुण है। इनकी भाषा में जो प्रेषणीयता है, जो सरलता है, कल्पना की जो समाहार शक्ति है, वो देखते ही बनती है। अगर हम इनकी भाषा की संवेदना को देखते हैं तो निश्चित रूप से चित्रात्मकता हमारे मानस पटल पर उभर जाती है, हमारे मानस पटल पर बिंबित हो जाती है। किस प्रकार इनकी भाषा में चित्रात्मकता का गुण है हम देख सकते हैं। पंत जी की पंक्तियां तो निश्चित ही हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार से चित्र से उभर जाएंगे। एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक, एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक, थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता से इस विकंपित पुलक से, दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। मित्रों,
भाषा का चित्रात्मकता का ये उदाहरण कितना सुंदर है। भाषा की चित्रात्मकता के साथ साथ सुकुमारता, कोमलता, नाद सौंदर्य एवं माधुर्य गुण इनकी भाषा में कूट कूट कर भरा पड़ा है। उदाहरण के लिए आप लीजिए, उदाहरण के लिए नौका बिहार कविता को लीजिए। उनकी ये पंक्ति देखिए, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तेरे कही खोल पालों के पर। किस प्रकार इसमें नाद सौंदर्य है, किस प्रकार इसमें कोमलता है, सुकुमारता है, माधुर्य है। ये सभी गुण उनकी नौका विहार कविता की इन पंक्तियों में देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ पंत जी ने अपनी कविताओं में लाक्षणिकता, लाक्षणिक पदावली का, लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया है। मित्रों, उनकी लाक्षणिकता को देखने के लिए हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। सैव लेनी जाओ मिलो तुम सिंधु से, सेव लेनी जाओ मिलो तुम सिंधु से, अनिल आलिंगन करो तुम गगन का, अनिल आलिंगन करो तुम गगन का, चंद्री के चूमो तरंगों के हदर, चंद्री के चूमो तरंगों के हदर, उड़गनो गाओ पवन वीणा बजा, उड़गनो गाओ पवन वीणा बजा, पर हृदय सब भांति तू कंगाल है, पर हृदय सब भांति तू कंगाल है। इन पंक्तियों से लाक्षणिक दृष्ट हुआ है और इनसे सिद्ध होता है कि पंत जी ने अपनी भाषा में लाक्षणिक गुण का समावेश कर दिया, लाक्षणिक शक्ति का समावेश किया है। पंत जी की भाषा में नाद सौंदर्य, प्रतीकात्मकता है, अलंकारों का यथोचित और प्रभावशाली प्रयोग है। उनकी भाषा में भाव व्यंजना को तीव्र करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। अब उनकी भाषा को देखते हैं इन गुणों के लिए, तो देखिए, जब अचानक अनिल की छवि में पला, जब अचानक अनिल की छवि में पला, एक जलकण जलद शिशु सा पलक पर, एक जलकण जलद शिशु सा पलक पर, आ पड़ा सुकुमारता का, आ पड़ा सुकुमारता का, गान सा, चाह सा, शुद्धि सा, शगुन सा, स्वपन सा। देखिए, इन पंक्तियों में आलंकारिकता, प्रतीकात्मकता और नाद सौंदर्य का गुण समावेशित किया गया। अलंकारों के बारे में पंत जी के अलग ही विचार थे। उन्होंने अलंकारों को काव्य के बाह्य रूप की सजावट का साधन माना और उन्होंने कहा, क्या कहा है मित्रों? उन्होंने कहा है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। तो अभी हमने कहा था कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के बाह्य साधन माना। उन्होंने बाह्य साधन मानते हुए भी इस बात पर बल दिया कि बाह्य साधन तो है ही, लेकिन ये भावों की अभिव्यक्ति के प्रवेश द्वार भी है, क्योंकि अलंकार एक ऐसे साधन है जो भावों को बाहर निकालते हैं और उनको अभिव्यक्ति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वाणी के हास, अश्रु, स्वप्न, पुलक, हाव भाव, इसलिए इनकी महत्ता को कम आंकना हमारी बड़ी भूल होगी। इसके अलावा शब्द चयन पर पंत जी ने बहुत ध्यान दिया। उन्होंने अपनी हर रचना में कोई से भी इनकी रचना ले लीजिए, चाहे आप छायावाद के ले लीजिए, चाहे प्रगतिवाद के ले लीजिए, चाहे अंतश्चेतनावाद के ले लीजिए, चाहे मानवतावाद की, बड़ा ध्यान दिया और इसी कारण इनकी भाषा प्रभावशाली बन पड़ी है। पल्लव में संकलित परिवर्तन कविता तक आते आते इनकी भाषा काफी परिष्कृत हो जाती है, काफी संस्कृत निष्ठ हो जाती है। उन्होंने लिखा है, लक्ष्य
अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। तो इसमें जो संस्कृत शब्दों का प्रयोग है, इससे साफ जाहिर है कि पल्लव तक आते आते इनके भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग बढ़ने लग गया। साथ ही कहीं कहीं इन्होंने उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसके अलावा ग्रामीण एवं लोक प्रचलित शब्दों का भी इन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग किया है। ले सकते हैं आप हुलास है, झोर है, ठोर है, बसेरा है, बोर है, छाजन है। ये शब्द ऐसे हैं जो इनकी भाषा में, इनकी रचनाओं में, इनकी कविताओं में स्थान स्थान पर मिल जाते हैं। तो मित्रों, हमने पंत जी की जो भाषा का अध्ययन किया, इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि इनकी भाषा में नाद सौंदर्य है, कोमलता है, सहजता है, चित्रात्मकता है, बिंबात्मकता है, प्रतीकात्मकता है, संप्रेषण की शक्ति है, भावों को अभिव्यक्त करने में सफल है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग है, अलंकारों की महत्ता प्रतिपादित करते हुए अलंकारों का प्रयोग किया गया है, उर्दू शब्दों का प्रयोग है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पंत जी की भाषा एक महत्वपूर्ण भाषा है, भावों को अभिव्यक्त करने में अपनी भूमिका निभाती है।